गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम पिछली क्लासेज में BRM समिति, बलवंत राय मेहता समिति के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायत गठन की चर्चा की गई थी। लेकिन आज हम अशोक मेहता समिति को पढ़ेंगे, जो कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता समिति का गठन किया, जो कि दो स्तरीय पंचायत की चर्चा किया गया है। पहला गांव स्तर पर, तो गांव स्तर पर कौन सी समिति थी? तो मंडल पंचायत। जिला स्तर पर जिला परिषद। तो ये दो पंचायत की व्यवस्था अशोक मेहता समिति में की गई। आगे जानते हैं। आगे पंचायतों की संवैधानिक दर्जा देने के लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया 73वां संविधान संशोधन? तो 1993 में किया गया। और आगे जानते हैं, पंचायत को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना? तो कर्नाटक बना। ये पॉइंट आपको याद रखना है, कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज देखते हैं। दिल्ली में पंचायत है या नहीं है? तो इसमें नहीं है। दिल्ली में पंचायत की चर्चा नहीं की गई है, वहां पर पंचायत की व्यवस्था नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे पंचायत सदस्य बनना है तो उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है? तो वो है 21 वर्ष। 21 ईयर रखी गई है न्यूनतम आयु। आगे है कार्यकाल। तो पंचायत का कार्यकाल कितना रखा गया? तो 5 साल का रखा गया। आगे बढ़ते हैं। आगे गणपूर्ति। गणपूर्ति कितनी है? 1/2। मुखिया अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो जिला पंचायत अधिकारी को देते हैं। याद रखें। और पंचायत के सभी स्तर का चुनाव कौन कराता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे 73वां संविधान संशोधन, जो कि 1973 के द्वारा किया गया, उसमें 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची में पंचायत को रखा गया। उसमें कितने विषय जोड़े गए? तो 29 विषय, 29 विषय दिए गए पंचायत को। किसके द्वारा? तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। तो आगे पंचायत की बैठक हर 2 महीने में एक बार होना अनिवार्य है। पंचायती सदस्य देखते हैं। पंचायती सदस्य न्यायपालिका में क्या क्या आएंगे? तो पंच और सरपंच। और कार्यपालिका में क्या क्या? तो वार्ड सदस्य रहेंगे और मुखिया। वार्ड सदस्य और मुखिया को मिलाकर के हो जाएगा कार्यपालिका, और पंच सरपंच को मिलाकर के न्यायपालिका। तो कुछ इस प्रकार से चीजें हैं पंचायत में। नगर पालिका में आज हम जानेंगे कितने स्तर होते हैं और कितने भाग होते हैं। तो आइए जानते हैं नगर पालिका भाग 9 क, आर्टिकल नंबर 243 का क। तो इसमें यह कहता है कि नगर पालिका शहरी क्षेत्र के स्वशासन का दायित्व का संभालता है। शहरी क्षेत्र में जो स्वशासन के होगा, जो गवर्नमेंट होगा, उसको कौन संभालेगा? तो नगर पालिका। दूसरा पॉइंट कहता है कि 74वां संविधान संशोधन कर, कब डेट याद रखना आपको, ये 1 जून 1993। 1 जून 1993 को 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया। नगर पालिका को 12वीं अनुसूची में रखा गया है। उसी प्रकार से ग्राम पंचायत को 11वीं अनुसूची में रखा गया था 73वां संविधान संशोधन कर। और ये ठीक उसी के बाद 74वां संविधान संशोधन करके नगर पालिका को 12वीं अनुसूची में रखा गया है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। आगे का कंसेप्ट देखते हैं। तो आगे कहता है कि नगर पालिका भी 3 स्तरीय होती है। जिस प्रकार हमने पंचायती पढ़ा वो भी 3 स्तरीय थी, उसी प्रकार नगर पालिका भी 3 स्तरीय होती है। ये कौन कौन सी 3 स्तरीय होती है उसको हम जानते हैं। तो पहले तो है छोटी शहर,
जितने भी छोटी शहर होती है वो नगर पंचायत के अंदर आता है। तो नगर पंचायत को संभालने का काम कौन करते हैं? तो चेयरपर्सन बैठे होते हैं वहां पर नगर पंचायत के लिए। ये छोटी शहरें होती है, छोटी जिला आप कह सकते हैं उसको। आगे है मध्यम शहर। मध्यम शहर में ये छोटी शहर से बड़ी होती है, ये जिला के तौर पे आप इसको मान सकते हैं। तो मध्यम शहर में क्या होती है? नगर परिषद। यहां पर छोटी शहर में होती है नगर पंचायत और यहां पर होती है नगर परिषद, जिसमें कौन बैठते हैं? तो अध्यक्ष। अध्यक्ष इनकी अध्यक्षता करते हैं। यहाँ नगर पंचायत में चेयरपर्सन और नगर परिषद में अध्यक्ष। आगे होती है बड़ा शहर, जो कि फेमस शहर होते हैं, जैसे हो गया पटना, रायपुर, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली, ये सब जो फेमस शहर है। तो वहां पर होता है नगर निगम। और नगर निगम में कौन बैठे होते हैं? तो महापौर होते हैं, मेयर। मेयर उनका नियंत्रण करते हैं। ये चीज हो गया तीन स्तरीय। नगर पालिका को तीन स्तरीय में बांट दिया गया। तो इस प्रकार से अब चीजें याद रखना है। सब चीज रिमार्क के तौर पे पहला आपको याद रखना है कि नगर पालिका कितने विषय दिए गए हैं? तो कानून बनाने के लिए तो 18 विषय दिए गए हैं, जिस पर वो कानून बना सकते हैं। दूसरा देखते हैं नगर पालिका की अवधि, तो वो होती है 5 वर्ष की। कब से? तो पहली बैठक से। 5 वर्ष आपको याद रखना है। दूसरा तीसरा पॉइंट कहता है कि नगर पालिका की तीनों चरणों में, तीनों चरणों मतलब कि छोटी शहर, मध्यम शहर और बड़ा शहर, ये तीनों चरणों में SC ST और महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। ये अपना तीसरा पॉइंट, ये चीजें याद रखना। और एक नोट के तौर पर आपको लिखना है यहां पर कि मेयर के काम को आसान बनाने के लिए, मेयर का काम क्या होता है? पूरे नगर निगम को जितने भी काम होते हैं उसको करवाने का काम मेयर करते हैं। तो मेयर के काम को आसान बनाने के लिए कौन होते हैं? तो प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड पार्षद होता है, जो कि मेयर के काम को आसान बनाते हैं। तो ये सब चीजें हैं भाग नंबर 9 नगर पालिका। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनते, लेकिन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है लोगों द्वारा शासन, स्थानीय लोगों द्वारा शासन। तो सबसे पहले स्थानीय स्वशासन को किसने प्रारंभ किया? तो चोल राजाओं के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया, चोल राजाओं। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि लॉर्ड रिगन ने स्थानीय स्वशासन को व्यवस्थित ढंग से लागू करने का काम किया। लॉर्ड रिगन। स्थानीय स्वशासन किस लिए होती है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे माइंड जो मैप बनाया गया है यहाँ पर, माइंड स्थानीय स्वशासन का स्ट्रक्चर देख लीजिए। ग्रामीण स्वशासन में क्या होगा? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत होगा जिसमें मुखिया रहते हैं, पंचायत समिति, ब्लॉक प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष। और शहर में शहरी स्वशासन कैसे होता है? उसमें होता है नगर पंचायत। नगर पंचायत के प्रमुख होंगे चेयरपर्सन। और नगर परिषद में कौन होंगे? तो अध्यक्ष। और नगर निगम हमने पिछली क्लासेस में जाना था, मेयर। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर है स्थानीय स्वशासन की। आगे हमें पढ़ना भाग 9 कक्ष, और इसके साथ ही हमारा भाग 9 कंप्लीट हो जाएगा। भाग 9 के ख में किसकी चर्चा है? तो सहकारिता, कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव को जानते हैं कि क्या है। इसमें क्या होता है? बहुत से स्थानीय लोग मिलकर जब किसी संस्था को या कंपनी को चलाते हैं तो उसे सहकारिता कहते हैं। यह सहकारिता, यह जो स्थानीय लोगों द्वारा बना होता है
और स्थानीय लोगों की ही सहायता करने का काम करता है, सहकारिता कोऑपरेटिव। आगे बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट है, सरकार इन संस्थाओं पर विशेष रूप से ध्यान देती है और सरकार के द्वारा जो कोऑपरेटिव है, जो संस्था खोला गया है या कंपनी खोला गया है, वो उस पर कम टैक्स लिया जाता है। यह है स्थानीय स्वशासन। आपको सहकारिता भाग 9 के ख में हमने देखा कि किस प्रकार से बहुत सारे स्थानीय लोग होते हैं, वो मिल करके किसी संस्था को चलाने का काम करते हैं, उसे सहकारिता कहते हैं। इसमें होता क्या है, स्थानीय लोगों को ही फायदा देने के लिए सरकार ये योजना बनाती है, लेकिन सरकार इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, बल्कि कहती है कि सरकार की स्थानीय लोग ही इस पर काम करेंगे, लेकिन सरकार इनको हेल्प करेगी। वो सरकार उसको लोन दे देगी, लेकिन वो बोलेगी कि काम तुम्हें खुद करना है। तो इस प्रकार से स्थानीय स्वशासन में सहकारिता होता है, कोऑपरेटिव। तो इस प्रकार हमने भाग नंबर 9 को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। तो आप इसको नोट्स बना लेंगे वीडियो को रोक करके। तो आप देखते हैं भाग नंबर 10, जिसमें क्या है, तो SC ST प्रशासन का चर्चा किया गया, जो कि 1989 में लाया गया था SC ST एक्ट। तो ये आर्टिकल नंबर कितने में है, तो आर्टिकल नंबर 244 में इसका चर्चा किया गया है। इसमें मेन पॉइंट क्या है कि SC ST एक्ट के तहत जो भी दलित व्यक्ति के ऊपर अत्याचार किए जा रहे थे, उसके खिलाफ में एक्शन लिया गया SC ST एक्ट के तहत। कि इसमें यह बताया गया कि यदि कोई दलित व्यक्ति है, वो सिर्फ यदि शिकायत कर दे कि पुलिस के पास जाकर वो सिर्फ शिकायत कर दे, तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन पहले ऐसा होता था क्या, पहले नहीं था। पहले जब कोई दलित व्यक्ति FIR कराता था, तो उस समय क्या था, उसकी नहीं सुनी जाती थी। पहले केस डायरी होती थी, FIR लिखा जाता था, गिरफ्तारी नहीं होती थी। लेकिन दलितों पर जितना अत्याचार देखे गए, उसके बाद SC ST एक्ट के तहत ये नियम बनाया गया कि दलित व्यक्ति यदि शिकायत करे तो उस बिना जांच के ही पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। यह है भाग नंबर 10 SC ST प्रशासन। तो भाग नंबर 10 में इतना ही है सिर्फ। और भाग नंबर 244 का में है, इसमें क्या है कि असम राज्य की जनजाति की चर्चा किया गया है। आगे हम देखने वाले हैं भाग नंबर 11। भाग नंबर 11 245 से 263 आर्टिकल तक चर्चा किया गया है। तो इसमें क्या है, केंद्र राज्य संबंध की चर्चा किया गया है कि केंद्र राज्य में मधुर संबंध होने चाहिए। लेकिन क्या ऐसा वास्तव में होता है? ऐसा नहीं होता है। तो इसमें जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वो हम जान लेते हैं। तो पहले नंबर तो है आर्टिकल नंबर 249 249। तो इसमें यह बताया गया कि जिस प्रकार केंद्र के लिए एक सूची बनाई गई थी कि 100 विषय पर कानून केंद्र बनाएगी, और राज्य के लिए राज्य सूची बनाई गई थी और समवर्ती सूची थी, कितने विषय पर दोनों कानून बना सकते हैं। तो उसी प्रकार इसमें है राज्य सूची के विषय में 1 वर्ष के लिए कानून कौन बनाएगा? संसद बनाने का काम करेगी। अधिकार संसद को दे दिया गया है। यह आर्टिकल नंबर 249। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 253। आर्टिकल नंबर 253 है कि संसद किसी भी अंतरराष्ट्रीय संधि को किसी भी राज्य में लागू कर देगी बिना राज्य की अनुमति की। यह कहता है आर्टिकल नंबर 253। राज्य की अनुमति नहीं लेगी, किसी भी संधि को, अंतरराष्ट्रीय संधि को राज्य में लागू कर देगी।
तो हमने आर्टिकल नंबर 253 देखा। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 262। तो इसमें यह बताया गया कि नदियां पहले नंबर तो ये बताइए कि नदियां केंद्र संघ सूची में आती है या राज्य सूची में आती है या संवर्ती सूची में आती है। तो पहले नंबर तो आपको ये पता होना चाहिए कि नदियां हैं वो राज्य सूची के अंतर्गत आती है, अर्थात कि नदी के बारे में जो भी विवाद होगा उस पर कानून कौन बनाएगा, तो राज्य बनाएगा। लेकिन इसमें बताया गया कि नदी विवाद को रिटायर्ड जज का समूह बनाया जाता है जिसे ट्रिब्यूनल कहा जाता है, न्यायाधिकरण कहा जाता है। यह आर्टिकल नंबर 262। अर्थात कि जो नदी के ऊपर जो विवाद होंगे उसे सुलझाने के लिए रिटायर्ड जजों का एक समूह बनाया जाएगा जो कि ट्रिब्यूनल कहलाता है, न्यायाधिकरण कहलाता है। यह आर्टिकल नंबर 262 ट्रिब्यूनल। आगे बढ़ते भाग नंबर 11 का लास्ट आर्टिकल हम देखने जा रहे हैं, आर्टिकल नंबर 263। तो 263 में क्या बताया गया है, अंतरराज्यीय परिषद। तो अंतरराज्यीय परिषद के जो अध्यक्ष कौन होते हैं, तो पीएम होते हैं इनके अध्यक्ष। और बैठक याद रखना है कि बैठक 3 बार होती है साल में। तो इस प्रकार से आर्टिकल नंबर 263। तो इस प्रकार हमने आज भाग नंबर 10 और 11 को भी कंप्लीट कर दिया। आप नोट्स बना लेंगे, मैं अभी साइड हट जाता हूं, इसको रोक करके नोट्स आप बना लेंगे। तो इस प्रकार से हम आगे की भाग को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे और जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।